ऑन हो गया। चलिए देखिए, फिजिक्स का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्या? एक समान हाँ, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अब चलिए देखिए। आइए बैटरी लो। अरे वो लो हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि चार्ज नहीं कर पाए थे, रात में लाइट नहीं थी। देखिए ये जैसे वैद्युत द्विध्रुव हो गया ए बी। ओके, ये इसका मान लेते हैं मध्यबिंदु ओ। किसी भी स्थिति में मतलब इससे थीटा कोण बनाती हुई एक रेखा के किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ओके, ये बिंदु माइनस क्यू P मान लो या Q मान लो, Q मान लो। ओके, ये आवेश भी तो होगा ये माइनस Q और ये प्लस, समझे? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होगा वो बताइएगा किस किस दिशा में होगा। किसके लिए? प्लस क्यू के लिए। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसके दिशा में होता है? माइनस से प्लस की तरफ ना। हाँ यही तो बताया था। हाँ, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसके उल्टा होती है, प्लस से माइनस की तरफ। क्लियर? इतना समझ में आ गया ना जी। अब इसके दो घटक होंगे पी के। अगर यहाँ थीटा कोण बन रहा है, ये कौन सा घटक होगा? क्षैतिज घटक हाँ, पी कॉस थीटा। एक ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा पी साइन थीटा। पी साइन। अगर इसको ऐसे बढ़ा दें तो ये समझ लीजिए एक दूसरा द्विध्रुव निर्माण हो रहा है ना, ए डैश और ये बी डैश, माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू। ओके, बात समझ में? वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये पी कॉस थीटा के कारण मान लेते हैं किस तरफ है? ये इस तरफ आएगा, बोलो E1। ओके, समझे? और ये P साइन थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होगा आपका? E2। क्लियर? नहीं समझे? कितना दूर लगेगा? अभी हम बता रहे हैं। जिस दिशा में P होता है उसके विपरीत दिशा में E होता है। तो अगर ये P का डायरेक्शन है तो ये इधर P cos थीटा के कारण E1 हो गया। P sin थीटा मतलब ये वाला रेखा ना, इसके कारण ये हो गया, है ना? और इनका परिणामी मान लेंगे, जैसे ये दो चीजें दो हो, एक A और दूसरा B वर्क कर रहा है, तो इसका परिणामी R जो होगा, R बराबर क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इनका मान लेते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जो कि E1 से कितना कोण बना रहा है? फाइव मान लीजिए, जैसे यहाँ पे फाइव। क्लियर हुआ कि नहीं? बुक में आप दूसरा कुछ पाएंगे, लेकिन आप बुक से नहीं, हमारे तरीके से आप बना लीजिएगा, सूची रहेंगे, है ना? बोलिए। अब एक चीज और, हम P cos थीटा की अगर बात करें तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इसकी कौन सी स्थिति कहलाएगी? अक्षीय स्थिति ना, P cos थीटा। P cos थीटा के कारण वो उसी रेखा पर तो है, और P sin थीटा के कारण उसके क्या है? लंबवत है ना। तो P cos थीटा के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 बनेगा वो कौन सी स्थिति बनेगी? अक्षीय स्थिति। बोलिए, समझे नहीं? और उसके बाद P sin थीटा के लिए जो E2 बनेगा वो कौन सी स्थिति बनेगी? निरक्षीय स्थिति। बोलिए, P sin थीटा लंबवत बनेगा, ठीक? समझे ना? तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 2P, जितना P की वैल्यू हो बटे R क्यूब। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी रहेगी? P cos थीटा, क्षैतिज में, है ना? फिर उसके बाद दूसरे के लिए P sin थीटा निरक्षीय स्थिति में रहेगा, तो ये P sin थीटा के कारण E2 बराबर 1/4πε0। निरक्षीय स्थिति का P/R क्यूब होता है। यहाँ P के जगह कितना रखोगे? P sin थीटा। समझे नहीं? तो अब ऐसे निकाल लेंगे। देखो, लिखने का स्टेटमेंट लिख लोगे?
माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण बनाने वाली रेखा के बिंदु क्यू पर रेखा पर स्थित बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए उपयुक्त आरेख चित्र में दर्शाया गया है। ये लाइन लिख लेंगे, तो बहुत ज्यादा फिर लिखने की जरूरत नहीं है। क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इतना स्टेटमेंट हर जगह। अब स्टेटमेंट खुद लिखना सीखिए ना, थोड़े से थोड़े में ज्यादा से ज्यादा समझा के लिख दीजिए। बात समझ में आई ना? चलिए आगे स्टार्ट करें, बोलिए। अब कैसे निकालेंगे हम? P cos थीटा के कारण अक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। अक्षीय स्थिति बन रहा है ना P cos थीटा, वही P cos थीटा जिस डायरेक्शन में मतलब मिलाने वाली रेखा पर ही तो है बिंदु क्यों। जब उसी को मिलाने वाली रेखा पर हो बिंदु तो किस कौन सी स्थिति कहलाती है? अक्षीय स्थिति। P cos थीटा के कारण है नहीं, इससे मतलब नहीं। जैसे ये ए बी वैद्युत द्विध्रुव हुआ, इसी को मिलाने वाली रेखा पर अगर कहीं हुआ तो वो कौन सी स्थिति कहलाएगी? तो ये P cos थीटा हुआ तो इसी को मिलाने वाली रेखा पर तो है बिंदु क्यों। और ये जो P sin थीटा है इसके लंबवत पे है ना बिंदु क्यों, तो निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। तो P sin थीटा के कारण निरक्षीय स्थिति में, P cos थीटा के कारण अक्षीय स्थिति में। तो ये हो गया P cos थीटा के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4π/2P cos थीटा अपॉन RQ। मान लेते हैं दूरी ये कितनी है इसकी, R। समझे नहीं? 2P cos थीटा रखा जाएगा ना P के जगह पे, किसके कारण निकालें? P cos। तो P के जगह P cos थीटा रखोगे। अब ऐसे क्या निकालोगे? P sin थीटा के लिए। और कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति है ना। निरक्षीय स्थिति में क्या आएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4π। और उसके बाद 2P के जहाँ क्या रखोगे? P sin थीटा अपॉन RQ। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? √E1² प्लस E2²। यही तो होगा ना। अब यही तो बताए कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अब E1 और E2 की वैल्यू रखिए। E1 की वैल्यू है 1/4π/2P cos थीटा अपॉन R² का होल स्क्वायर प्लस 1/4π/0 कितना आएगा भाई? P sin थीटा अपॉन R³ का होल स्क्वायर। CRQ वहाँ भी तो था, सब जगह तो R³ है, तो यहाँ लिखे थी R³। अब क्या कॉमन है? 1/4π/0 का स्क्वायर कॉमन करोगे तो उसका वर्गमूल निकलेगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि इक्वल टू आएगा 1/4π/0 बाहर हो गया। R² भी तो P स्क्वायर सेम होगा ना। देखो, हाँ P स्क्वायर है सब जगह, P भी बाहर निकाल लोगे। P स्क्वायर यहाँ बनेगा, P स्क्वायर यहाँ बनेगा। P स्क्वायर जब रूट के बाहर निकालोगे तो कौन कॉमन मिलेगा? केवल P। यहाँ R³ है, यहाँ R³ का स्क्वायर है। जब R³ के स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? R³। बात समझ रहे हैं ना? स्क्वायर को अगर रूट से बाहर निकालोगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यही तो 1/4π/0 का क्या है? स्क्वायर। 1/4π/0 का क्या है? स्क्वायर। 1/4π/0 बाहर निकालोगे उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस sin। अभी कहाँ? अब 2 cos थीटा बचा, क्या? 2 cos थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा
4 cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस sin स्क्वायर थीटा ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी किसी भी दिशा में। अगर मान लीजिए परिणामी की दिशा पूछता है ना, परिणामी की दिशा कितना माने हो 5, परिणामी की दिशा अगर पूछता है, परिणामी की दिशा हमेशा निकालने के लिए tan का प्रयोग करते हैं और tan फाई बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है E2 अपान आधार कितना है E1 फाई के लिए है ना, E2 इवन का मान रख देंगे हाँ और E2 की वैल्यू कितनी है E2 P P1 sin sin थीटा थीटा और E1 की वैल्यू क्या है cos थीटा P cos P कैंसिल हो जाएगा tan फाई बराबर क्यों जी, तो यानी कि यहाँ पे tan फाई बराबर हो जाएगा tan थीटा, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा थीटा। यही आ रहा है दिशा में नहीं, गलत किया है ना हम लोग। E2 की वैल्यू रखनी चाहिए थी। E2 की वैल्यू कितनी है E2 P sin थीटा ओ सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तुम लोग गलत करा दिया। P sin थीटा अपॉन r क्यूब पूरा रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना रहेगा 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब ना। अब ये कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना sin थीटा बटे 2 cos थीटा यानी 1/2 tan थीटा, समझे ना। sin बटे cos कितना हो जाएगा tan थीटा, बात समझे कि नहीं, हाँ ओके समझ में आया। वीडियो पॉज कर दो, नोट कर लो। ऑन हो गया। देखिए अब ये लेसन आपका जो पहला लेसन है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश, वो जो है पूर्ण रूप से बाई थ्योरी समाप्त हो गया है ना। जैसे कि मैंने बताया है कि हर लेसन के आखिरी में आप अपना एक चैप्टर का माइंड मैप बनाइए है ना। तो माइंड मैप बनाने में पहला नंबर तो आप क्या लेसन का नाम रखेंगे, जैसे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो पहली चीज जो आपने पढ़ी है वो ऐसे नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं। जैसे आपने आवेश पढ़ा है, तो आवेश किसे कहते हैं, अगर डेफिनेशन आपको याद ना हो या याद हो, ठीक ना, उसके बाद फार्मूला, जो चीजें आपको लग रहा है कि हम भूल जाएंगे, इतना जो सर पढ़ा है तो उसमें से कुछ भूल जाएंगे, वो उतना टॉपिक आप वहाँ पे लिख लेंगे। ओके, फिर वैद्युत बल स्टार्ट करेंगे। वैद्युत बल का तो आप हमको लगता है कि नहीं भूलेंगे, जो सामान्य डेरिवेशन है ना। अब वैद्युत बल का सामान्य डेरिवेशन नहीं भूलेंगे अगर, तो जो है कूलाम के नियम का जो आप लोग पढ़े थे, क्या सदिश निरूपण, सदिश निरूपण पढ़े थे ना। सदिश निरूपण में वो चीज देखिए कि आपको क्या याद रह जाए, क्या चीज रखें कि जो है हमेशा याद रहे, क्या चीज भूलने वाली है। तो सदिश निरूपण आप थोड़े में ऐसे जो है कर लीजिएगा, जो भी निरूपित करना होगा है ना। इसके कारण ये F12 करके, इसके कारण F21 हो गया। इसमें भी आप जो ये बनाएंगे फिगर, इसमें भी लिख सकते हैं आप। जैसे AB बराबर क्या लिखोगे आप, OB माइनस OA। इस तरीके का अगर क्रम याद है आपको वहां पे, मुझे लगता है कि आप डेरिवेशन आसानी से कर ले जाएंगे है ना। तो सदिश निरूपण का एक टॉपिक। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र, क्यों जी, डेफिनेशन चाहे लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, वैद्युत बल रेखाएं, ये पढ़े थे ना, क्यों जी, वैद्युत बल रेखाएं पढ़े, तो उसका वैद्युत बल रेखाओं के लिए आप क्या लिखोगे, उसके गुण लिख लेना, गुण है ना। ये माइंड मैप कब आपको काम देगा, जब आप पेपर देने जाओगे तो एक तरफ से ऐसे पढ़ते जाओगे, पूरा का पूरा लेसन याद हो जाएगा आपने जो भी पढ़ा होगा, समझे ना। फिर ऐसा जो है आप क्या बनाओगे, इसी के आगे वैद्युत बल रेखाएं होगी है ना। फिर क्या बनाओगे, द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण मतलब बल युग्मागुण हो गया, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीन स्थितियां, तीन स्थितियों में जो चित्र बना लीजिए, प्रत्येक का चित्र बना लीजिए है ना, और चित्र बना लीजिए, उसके बाद सूत्र लिख लीजिए। या पूरे डेरिवेशन के दौरान हो सकता है कोई ऐसी लाइन है जहां पे बिल्कुल ट्रिक बना हो, वो लाइन अगर आप देखेंगे पूरा पूरा डेरिवेशन कर ले जाएंगे, तो वो लाइन लिख लीजिएगा। तो ये आपका लेसन पूरा माइंड में समाप्त हो जाएगा।
और इसका एक फायदा ये भी है कि जब आप इसके मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे सब फार्मूले आपको बारी बारी देखने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह एक ही पेज पे सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। समझ में आया ना? क्यों जी? अब इतना आप लोग कर लेंगे, इतना आप कॉपी में बनाएंगे, तो कल हम इसका जो है न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करवाएंगे। ओके, न्यूमेरिकल आप लोग चाहेंगे तो क्वेश्चन भी कराएंगे, है ना? तो कल कुछ विशेष क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पर ध्यान दिया जाएगा। किसके? पहले लेसन वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्रफल। ओके, इतना समझ में आ गया ना? क्यों जी? तो इतना माइंड मैप बना करके पूरा लेसन एक बार रिवीजन करके कल आप लोग आइएगा, ठीक है? और फिर कल आगे हम बताएंगे। ओके, वीडियो बंद करिए।